Start again with Lensmaker equation. This time हम systematically point by point we will derive Lensmaker equation again. सबका ध्यान मुझे strictly यहाँ पे चाहिए and none of you should be speaking. So we will derive Lensmaker equation again. तो Lensmaker equation में सबसे पहले we have a thin lens, ये भूलना मत. तो point by point आपको explain भी करना पड़ेगा. तो let us start with Lensmaker's equation. और Lensmaker's equation derive करने के लिए आपको refraction at single curved surface इसका पूरा आइडिया होना चाहिए. You should know the basic formula of refraction from a single curved surface. तो हमारे पास एक thin lens है. We have a thin lens. I know I am showing this as little bit thick, but ये lens thin होना चाहिए. We want to draw a proper diagram. रे दिखाना है इसलिए thick दिखाया है, but in reality the lens is thin. तो हमारे पास एक thin lens है जिसका refractive index है let us say mu2 और इसका surrounding medium है mu1. ये पहला सरफेस है, पहले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 और दूसरे सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2. This is surface number 2. Okay, so to start explaining derivation के steps मैं बताऊंगा, लेकिन आपको इसको explain भी करते आना चाहिए. तो to start off with, consider a thin lens, a thin glass lens, और lens is normally made up of glass, इसलिए पहले से specify कर दिया thin glass lens of centers of curvature, What is center of curvature? What is center of curvature? C1 and C2. C1 and C2, right? तो दो center of curvature है C1 and C2. यहाँ तक clear? Is this clear? Of refractive index. What is refractive index? mu2. लेंस का mu2 refractive index है. और जो surrounding medium है उसका क्या refractive index है? mu1, right? Let the refractive index of surrounding medium, let the refractive index of surrounding medium, what is refractive index of surrounding medium? mu1, right? तो जो surrounding medium है उसका refractive index क्या है? mu1 है. इतना एक बार एक्सप्लेन कर दिया तो अब हमको लेना है एक ऑब्जेक्ट और मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही नोट करने वाला हूँ. I'm just going to put important points. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है O. इस ऑब्जेक्ट का ऑप्टिक सेंटर से डिस्टेंस है U. कितना डिस्टेंस है इसका? U. ओके, तो लेट an object O is placed at a distance U from optic center of the lens. यहाँ तक क्लियर? अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमको लगने वाले हैं, व्हाट यू विल नीड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिक सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है? R1. so this is how much? R1. और ये क्या है? R2. so this is R2. this is R1. तो ये भी सारे के सारे पैरामीटर्स पहले से डिस्क्राइब करके रखेंगे. लेट R1 be the center radius of curvature of surface 1 and R2 be the radius of curvature of center मतलब surface 2. तो लेट R1 क्या है? रेडियस है. किसका रेडियस है? सरफेस 1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर of what? Of surface 1. Of surface 1. And what is R2? Radius of curvature of surface 2. Of surface 2. यहाँ तक क्लियर? Is this clear? Then हमारे पास जो एक रे है, O से जो एक रे पास होगा in the direction of OP, it goes undeviated. तो ये जो रे है this goes undeviated. तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा. रे OP goes undeviated. OP को छोड़ के एक दूसरा रे है that is OA. तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है P. और हमारे पास एक दूसरा रे है OA.
इसका क्या होगा, इसका होगा रिफ्रैक्शन, क्योंकि इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो व्हाट यू हैव इज, हमेशा याद रखना, रे ओपी, रे ओपी गोज अनडेविएटेड, तो यहाँ पे इसका डेविएशन नहीं होगा, इट गोज अनडेविएटेड। ज्यादा डिटेल्स हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज ऑलरेडी गिवन इन नोट्स, तो आपको उसमें से देखना है, बट फॉर द टाइम बिंग ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो दूसरा रे था, कौन सा रे था, ओ ए। इस रे ओ ए का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और ओ ए रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और अगर दूसरा सरफेस नहीं होता तो ये कहाँ पे इमेज बनाता, आई डैश पे। इस आई डैश का डिस्टेंस क्या है, बी डैश। कहाँ से, ऑप्टिक सेंटर से। इसका डिस्टेंस कितना है, बी डैश फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर। यहाँ तक क्लियर, ओके। तो ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो लेट अनदर रे, so ray OA, ray OA bends towards normal, क्योंकि the light is going from rarer to denser along AB, along AB. If the other surface, मतलब surface number 2 is absent, if surface number 2, if surface 2 is absent, अगर ये surface नहीं होता तो क्या होता, if surface 2 is absent, then what happens is, then ray, कौन सा ray, then refracted ray, ये जो refracted ray था, कौन सा ray, AB, then refracted ray AB meets principal axis at point I dash, at point I dash, correct। let, तो डिस्टेंस है P से I डैश का, इसको आप बोलोगे V डैश। यहाँ तक क्लियर। अब जो पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है, इस सरफेस के लिए यू विल बेसिकली अप्लाई रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल सरफेस का फॉर्मूला। तो यू विल अप्लाइंग या यूजिंग रिफ्रैक्शन, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ, using the formula for diffraction from single curved surface, from single curved surface. And what we have seen already कि अगर आपके पास ये सेकेंड सरफेस नहीं है, if second surface is missing, तो इमेज कहाँ बना फिर, इमेज कहाँ बना, इन मीडियम नंबर 2, इमेज कहाँ बना, मीडियम नंबर 2। मीडियम नंबर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, μ2। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल कर्व सरफेस का आपको फॉर्मूला याद है, डू यू रिमेंबर, यस। तो क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म, इमेज कहाँ बना, μ2 अपॉन इमेज डिस्टेंस कितना था, v डैश, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट, μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, u1, इक्वल टू μ2 on R1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर, इज दिस क्लियर। अब बट इन रियलिटी, बट सरफेस टू इज प्रेजेंट, और क्योंकि सरफेस टू प्रेजेंट है तो AB जो है इसका और एक रिफ्रैक्शन होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस, ये जो AB रे था इसका सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन होगा। नो दिस टाइम द रे AB इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। जब रे डेंसर टू रेयर जाता है, इट बेंड्स away from normal, so it meets at principal axis at point I, where you have image, और ये डिस्टेंस आएगा आपका कितना आएगा, V। तो ये फाइनल इमेज डिस्टेंस हो गया V। तो बिकॉज यू हैव, क्योंकि यहाँ पे बट सरफेस 2 इज प्रेजेंट एंड हेंस रे AB इज रिफ्रैक्टेड अगेन, रे AB इज रिफ्रैक्टेड again at surface 2, and meets principal axis, कहाँ पे, principal axis at
point I, right, where final image is formed, where final image is formed. इसका जो डिस्टेंस है इसको हमने बोला है b, कहां से कहां तक का, p से I तक का डिस्टेंस इज b, करेक्ट। तो अब अगर आप वापस से रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस इसका फॉर्मूला यूज करते हो, तो यूजिंग फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकेंड सरफेस फ्रॉम सरफेस 2, तो क्या आएगा फॉर्मूला, क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट। लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट कौन था, आई डैश, तो भी मेंशन कर देंगे, लेट अस मेंशन दिस। तो यहाँ पे ये जो आई डैश है, दिस आई डैश इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस 2। देखो पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ओ, पहले सरफेस ने इमेज कहाँ बनाया, आई डैश पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है u, इमेज डिस्टेंस कितना है v डैश। ये जो आई डैश है इट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस नंबर 2, करेक्ट। तो ये भी मेंशन करना है तो कर सकते हो इफ यू वांट, वो जरूरी नहीं है, बट इफ यू वांट यू कैन से, तो आप बोल सकते हो। दैट इज व्हाई आई केप्ट सम स्पेस हियर, जानबूझ के यहाँ पे रखा है। ये जो आई डैश है, दिस आई डैश acts as virtual object for surface 2, acts as virtual object for surface 2। अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस फ्रॉम सरफेस 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म। फाइनल इमेज कौन से मीडियम में बना, ये कौन था μ1, ये कौन है μ1, क्योंकि बीच में कौन है μ2, तो दोनों कौन है μ1 एंड μ1। तो फाइनल इमेज कौन से मीडियम में बना, μ1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म अपॉन इमेज डिस्टेंस, फाइनल इमेज डिस्टेंस कितना है, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में था, μ2, और इसका डिस्टेंस कितना था, 3 डैश। ये क्या आएगा, μ1 माइनस μ2 अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। तो व्हेन यू ऐड इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, करेक्ट, यहाँ तक क्लियर। इक्वेशन नंबर 1 and 2 ऐड करने के बाद what you will get is, what is equation number 1, क्या था इक्वेशन नंबर 1, याद है कि आपको μ2 by v dash माइनस μ1 by u इक्वल टू u2 माइनस μ1 by r1, राइट। सिमिलरली ये आ जाएगा आपके पास μ1 by v माइनस μ2 by v डैश इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। इनको अगर आप ऐड करते हो, इफ यू ऐड दिस, क्या कैंसल होगा, μ2 by v डैश, μ2 by v डैश कैंसल आउट, ये कैंसल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, व्हाट इज लेफ्ट, μ1 by v, μ1 by v माइनस μ1 by u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 की R2, R1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन R2। क्लियर। देयरफॉर क्या कॉमन निकलेगा, μ1 क्या आएगा, 1 by v माइनस 1 by u इक्वल टू, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से आप नेगेटिव साइन को निकाल दोगे आउटसाइड, तो क्या बचेगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन R2। क्लियर, गुड। देन देयरफॉर μ1 1 by v माइनस 1 by u, μ2 माइनस μ1 दोनों से आ जाएगा कॉमन, तो क्या आएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्लियर। फिर μ1 को क्या किया था हमने, शिफ्ट, तो μ1 को शिफ्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा देयरफॉर 1 by v माइनस 1 by u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by μ1
1/r1 minus 1/r2. क्लियर यहाँ तक? तो therefore 1/v minus 1/u equal to mu2 by mu1 minus mu1 by mu1 is 1. तो 1/r1 minus 1/r2. ये आपके पास है जो फॉर्मूला. इट इज वन फॉर्म ऑफ लेंस-मेकर इक्वेशन. लेकिन इसको हम लेंस-मेकर इक्वेशन नहीं बोलते, क्योंकि हम लेंस-मेकर इक्वेशन किसको बोलते हैं? अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हुआ? इंफिनिटी पे. तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे. सो if u equal to infinity, then v equal to f. यहाँ तक क्लियर? if u is infinity, then v is equal to f. यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो therefore 1/f minus 1/infinity, ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो. अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज हमेशा कहाँ बनता है? फोकस पे. मतलब इमेज डिस्टेंस इज फोकल लेंथ. करेक्ट? ओके. तो यहाँ ध्यान दो. दिस इज इक्वल टू mu2 by mu1 minus 1, 1/r1 minus 1/r2. What is 1 upon infinity? 0. So therefore what you will have is 1/f minus 0 equal to mu2 by mu1 minus 1, 1/r1 minus 1/r2. यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? क्लियर है क्या? ये ध्यान सिर्फ यहाँ पे चाहिए. जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, वहां पे ध्यान दो, बाकी सब छोड़ दो. जस्ट पे अटेंशन हियर. यू ऑल्सो नीड टू लर्न, ये भी जरूरी है आपके लिए. यू ऑल्सो नीड टू लर्न हाउ नॉट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. फोकस होना चाहिए हमेशा. तो जो मैं बता रहा हूँ उसी पे ध्यान दो. मुझे भी दिखता है बाकी सब. आई कैन सी. डन. तो ये जो 1/f है, 1/f इक्वल टू mu2 by mu1 minus 1, 1/r1 minus 1/r2. इसको आप बोलते हो लेंस मेकर इक्वेशन. सो दिस इक्वेशन is known as लेंस मेकर इक्वेशन. देन ये आ गया इक्वेशन नंबर 2. और इससे पहले जो इक्वेशन आया था इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 और 2 आप चेक करोगे, नोट्स में शायद 3 और 4 दिया है, जो भी दिया है डजंट मैटर. तो इन दोनों का राइट हैंड साइड क्या है? सेम है. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? सेम होगा. राइट? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड सेम आएंगे क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है? सेम. तो 1/f इक्वल टू 1/v minus 1/u. This is called as Lenz formula. Excellent. This is called as Lenz formula. समझा यहाँ तक? पक्का? श्योर. अब you need to remember one thing. Normally हम लेंस जब यूज करते हैं तो सराउंडिंग में कौन होता है? एयर. तो mu1 की वैल्यू क्या आएगी? 1. तो if the surrounding medium is air, that is mu1 equal to 1. Therefore 1/f क्या आएगा? 1/f आएगा mu2 minus 1. लेकिन मैंने आपको बताया था अगर सराउंडिंग मीडियम एयर है तो mu2 को क्या लिखोगे? mu. तो if the surrounding medium is air, mu1 equal to 1, then let mu2 equal to mu. तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? mu2 की वैल्यू क्या आएगी? mu. तो 1/f equal to mu minus 1 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 1/r1 minus 1/r2. ये कब यूज होगा? जब सराउंडिंग मीडियम हो एयर या वैक्यूम. यहाँ तक क्लियर? स्टेप्स याद रहेंगे? तो स्टेप्स में क्या है? सबसे पहले एक थिन लेंस लेना है. थिन लेंस के 2 कर्व सरफेस है. पहले कर्व सरफेस का सेंटर है C1, रेडियस है R1. दूसरे कर्व सरफेस का सेंटर है C2, रेडियस है R2. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जो U डिस्टेंस पे है प्रिंसिपल एक्सिस पे. वहां से जो रे आएगा वो रे अगर वो OP के डायरेक्शन में है तो इट गोज अनडेविएटेड. बाकी कहीं पे इंसिडेंट हुआ लेटर से OA तो इट इज रिफ्रैक्टेड. A से रिफ्रैक्ट होके कहाँ गया? इट गोज टुवर्ड्स B. तो पहला रिफ्रैक्शन है
light goes from A to B in the direction of AB. अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो ये रे सीधा जाके कहाँ जाता, I dash पे. What is I dash? It is image formed by surface 1 but under the condition that surface 2 is absent. यहाँ तक क्लियर. तो ये डिस्टेंस आ गया V dash. तो पहले सरफेस पे अगर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करते हो तो क्या आएगा? What is formula for refraction from a single surface? Refractive index where image is formed. अगर सेकेंड सरफेस नहीं है तो इमेज आई डैश किसमें बना, सेकेंड मीडियम में. तो क्या आएगा, μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1. पर सेकेंड सरफेस था, सेकेंड सरफेस के लिए आई डैश कौन है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. तो v डैश कौन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. और ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है, सेकेंड मीडियम में है ना. आई डैश कौन से मीडियम में बना था, सेकेंड में. तो सेकेंड सरफेस के लिए आई डैश कौन है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट. तो आई डैश कौन से मीडियम में है, सेकेंड मीडियम में. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 की μ2 सोच लो. μ2 लिसन, आई डैश कब बना, जब सेकेंड सरफेस नहीं होगा. जब सेकेंड सरफेस नहीं होगा इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेम मीडियम है. तो आई डैश कौन से मीडियम में बना, μ2. वेरी गुड. तो जब आप सेकेंड सरफेस का रिफ्रैक्शन देखोगे तो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, तो वो कौन से मीडियम में है, सेकेंड मीडियम में है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लोगे, μ2. यहाँ तक करेक्ट, क्लियर यहाँ तक. देन अगर ये समझा है तो फाइनल इमेज कहाँ बना है, फर्स्ट मीडियम में, क्योंकि फाइनल इमेज कहाँ बना है, एयर में, राइट. तो वापस से वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म, इमेज कहाँ बना, फर्स्ट मीडियम में. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, μ1 अपॉन 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 इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस कितना है, b माइनस ऑब्जेक्ट कहाँ था, सेकेंड मीडियम में, μ2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, b डैश इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r2. तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को क्या किया हमने, ऐड किया. उसके बाद तो सारा प्रोसेस आपको पता है. यहाँ तक क्लियर, श्योर. गुड. तो नाउ वी कैन मूव अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट. अब ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है वो समझ लो. सबसे पहले पूरा आइडिया समझ लो, हम लिखने का काम बाद में करेंगे. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट. अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, सपोज हमारे पास एक ग्लास स्लैब है. लेट अस से वी हैव अ ग्लास स्लैब. हमारे पास एक ग्लास स्लैब है. इस ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है, लेट अस से दैट इज t. तो व्हाट इज थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब, t. ओके. अब अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, तो इंसिडेंट रे कैसे जाता, सीधा जाता, विदाउट एनी डेविएशन. सो इफ द ग्लास स्लैब इज एब्सेंट, what happens is this ray goes straight, ये सीधा गया without any deviation. यहाँ तक समझा. अगर ग्लास स्लैब है ही नहीं तो इफ यू रिमेम्बर, रे ऑप्टिक्स के 4 फंडामेंटल लॉज थे. याद है पहला लॉ क्या था, a ray travels in a straight line in a homogeneous and isotropic medium. मतलब जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा, द रे विल कीप ऑन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. तो रे कैसा जाएगा, सीधा जाएगा. तो अगर मेरे पास ये स्लैब नहीं है तो रे कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा. रे कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा. यहाँ तक क्लियर, पक्का, श्योर. बट वेट, बट इन रियलिटी यहाँ पे स्लैब है. तो अगर स्लैब है तो रे ऊपर के सरफेस पे, रे इज ट्रैवलिंग from rare to denser, so it bends towards normal. Very good, correct. तो यहाँ पे it is bending towards normal. अब इसका सेकेंड टाइम भी रिफ्रैक्शन हुआ, क्योंकि सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, now the ray is traveling from glass slab to air, मतलब ray is traveling from denser to rarer.
So when the ray is traveling from denser to rarer, it bends away from normal, something like this. बराबर, right? So if you notice, जो इंसिडेंट डायरेक्शन था, इंसिडेंट रे था, और जो एमर्जेंट डायरेक्शन है, मतलब एमर्जेंट रे है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। इसको बोलते हैं देयर इज नो डेविएशन। व्हाई नो डेविएशन? डेविएशन, सी डेविएशन का मतलब क्या? डेविएशन का मतलब डायरेक्शन चेंज होना। तो यहाँ पे जो रे आ रहा है, कौन सा रे है? इंसिडेंट रे। उसका डायरेक्शन थोड़े टाइम के लिए चेंज हुआ, बेंड हुआ, लेकिन वापस से क्या हो गया? पैरेलल हो गया। किसको पैरेलल हो गया? इंसिडेंट डायरेक्शन को। क्लियर, राइट? तो इंसिडेंट डायरेक्शन को एमर्जेंट डायरेक्शन क्या है? पैरेलल। मतलब दो, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। बोलते हैं ना, सुबह का भटका हुआ, सुबह का भूला हुआ शाम में घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। तो वही केस है। यू हैव इंसिडेंट रे, it is going from rarer medium to denser medium, it bends towards normal, correct? ये पहला रिफ्रैक्शन, और वापस एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, तो नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हुआ क्या कि इमर्जेंट रे इट इज पैरेलल टू इंसिडेंट डायरेक्शन, मतलब देयर इज नो डेविएशन। डेविएशन है क्या? है क्या डेविएशन? तो देयर इज नो डेविएशन। बट वेट, डेविएशन तो नहीं है, लेकिन एमर्जेंट रे शिफ्ट हो गया। तो ये जो शिफ्ट है इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। तो शिफ्ट कैसे फाइंड करते हो? हमको क्या फाइंड करना है कि ओरिजिनल डायरेक्शन से, मतलब इंसिडेंट डायरेक्शन से एमर्जेंट रे कितना शिफ्टेड है। तो कैसे फाइंड करते हो? तो शिफ्ट दिखाने के लिए आप इस रे से, एमर्जेंट रे से इंसिडेंट डायरेक्शन पे क्या ड्रॉ करोगे? परपेंडिकुलर। तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? So the distance between emergent ray and the incident direction, या फिर the distance between emergent direction and the incident direction is known as lateral shift। यहाँ तक क्लियर? पक्का? श्योर? 100%? अब हमारा टास्क है टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस डिस्टेंस डी। पहले मैं पूरा आपको इसको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। अगर इफ आई आस्क यू explain what is lateral displacement, तो क्या होना चाहिए? कैसे स्टार्ट कैसे करोगे? हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस? When a ray of light is refracted twice, क्योंकि दो बार रिफ्रैक्शन है, एक ऊपर की सरफेस पे, एक नीचे की सरफेस पे। When a ray of light is refracted twice from two parallel surface, क्योंकि ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस क्या है? पैरेलल, of a glass slab, right? Then it is found that the emergent ray is parallel to incident direction. That is, there is no deviation. The distance between emergent ray and incident direction is known as lateral displacement. तो एक्सप्लेन करते वक्त कीप इट वेरी सिंपल, बहुत सिंपल आइडिया है। when a ray of light, क्या हुआ? is refracted, when a ray of light is refracted twice, कहाँ से twice? From two parallel surface. So when a ray of light is refracted twice from two parallel surfaces, this is important. एक तो दो बार रिफ्रैक्शन होना चाहिए और दोनों बार रिफ्रैक्शन होना चाहिए फ्रॉम टू पैरेलल surfaces, correct? So when a ray of light is refracted twice from two parallel surfaces, then it is seen that what it is seen? It is seen that the emergent ray, ये जो emergent ray है is parallel, किसको पैरेलल है? इंसिडेंट डायरेक्शन, is parallel to the incident direction, यहाँ तक क्लियर, राइट? तो जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस? द डिस्टेंस बिटवीन किसका डिस्टेंस? द डिस्टेंस बिटवीन एमर्जेंट रे and incident direction,
is known as lateral shift, is known as lateral shift. lateral shift भी बोलते हैं, lateral displacement भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है, lateral shift या फिर lateral displacement. यहाँ तक clear? And this lateral displacement is given by, it is given by, ये जो lateral displacement का फॉर्मूला है d, it is equal to t sec r sin of I minus r. ये हमको प्रूव करना पड़ेगा. तो ये जो फॉर्मूला है d इक्वल टू टी sec r sin of I minus r, ये हमको क्या करना है, ये हमको प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव करोगे? How will you prove this? कैसे प्रूव करेंगे? कौन कौन सा इक्वेशन चाहिए? I और I चाहिए, R चाहिए और क्या चाहिए? T. तो look, what is this? This is angle of incidence. This is angle of refraction. Angle of incidence or angle of refraction, they're always measured with respect to normal. With respect to normal. Angle of incidence और angle of refraction कहाँ से measure करते हो? Normal से. Angle of deviation delta, इसका मतलब ही ये होता है कि ओरिजिनल डायरेक्शन से रे कितना बेंड हुआ. तो डेविएशन मतलब क्या? बेंडिंग. तो कहाँ से मेजर करोगे? नॉर्मल से नहीं. कहाँ से मेजर करेंगे? अगेन ध्यान दो यहाँ पे, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल से जो एंगल है वो क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. डेविएशन का मतलब क्या? बेंडिंग. करेक्ट. तो लाइट एग्जैक्टली कितना बेंड हुआ? लाइट एग्जैक्टली कितना बेंड हुआ? कितना बेंड हुआ वो किससे मेजर करोगे? ओरिजिनल डायरेक्शन से. सपोज फॉर एग्जांपल आई वाज गोइंग स्ट्रेट, मैं सीधा जा रहा था, मैंने सडनली टर्न ले लिया, तो मेरा डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब डेविएशन हुआ. तो वो किससे मेजर करेंगे? ओरिजिनल डायरेक्शन से. मैं ईस्ट से जा रहा था, आई वाज गोइंग ईस्ट, और मैंने 45 से एंगल चेंज कर लिया. तो व्हाट इज डेविएशन? 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट. तो डेविएशन हमेशा, रिमेंबर दिस, डेविएशन हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू क्या मेजर करते हो? ओरिजिनल डायरेक्शन. यहाँ पे ओरिजिनल मतलब कौन है? इंसिडेंट डायरेक्शन. तो एंगल ऑफ डेविएशन जहां पे भी सुनोगे, इट इज ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन. विथ रिस्पेक्ट टू original direction. With respect to angle of incidence or angle of refraction with respect to angle of deviation with respect to. तो यहाँ पे जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलेंगे डेल्टा. क्या बोलेंगे इसको? ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन. ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन. अब यहाँ तक क्लियर? पक्का? देन हमको ये फॉर्मूला डिराइव करना है. डिराइव करने से पहले इसको कुछ नाम देना पड़ेगा. तो मैं सेम नेम यूज करता हूं जो भी मैंने नोट्स में आपको दिया है. लेट अस यूज द सेम नेम. आई हैव सेड, आई हैव गिवन दिस पॉइंट O, इसको बोला है P, इसको बोला है M, एंड दिस इज कॉल्ड एज N. ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको बोला है म्यू, मतलब μ2 इक्वल टू म्यू. और ये जो बाहर है, बाहर का जो मीडियम है वो कौन है? एयर. तो वो कौन है? μ1 इक्वल टू म्यू. यहाँ तक क्लियर? पक्का? ध्यान सिर्फ इधर, ध्यान सिर्फ जो मैं बता रहा हूं उस पे दो. इज दिस क्लियर? देन अब हमको प्रूव करना था. क्या प्रूव करना है? ध्यान रखना. लुक, डेरिवेशन कैसे होते हैं वो समझ लो. हमको क्या प्रूव करना है? डी. व्हाट इज डी? व्हाट इज डी? lateral displacement, lateral shift. What is T? T is thickness of the slab. What is R? R is angle of refraction. What is I? I is angle of incidence. यहाँ तक क्लियर? पक्का? Then do you remember something called as vertically opposite angles? ये I angle, तो ये पूरा का पूरा I vertically opposite. तो what is I? R plus delta. तो जब आप प्रूव करोगे, तो you have to start from there. So when you prove this, prove I equal to R plus delta. Therefore, delta equal to I minus R. Equation number 1. Then हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? साइन. I minus R क्या है? डेल्टा. तो फॉर्मूला में क्या है? साइन डेल्टा. फॉर्मूला क्या है? साइन डेल्टा.
तो यहाँ पे साइन और कॉस कब यूज करते हो, जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल लो, कौन सा, ओ एम एन। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ओ एम एन, साइन डेल्टा, साइन इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन डेल्टा इज अपोजिट साइड कौन है, एम एन, हाइपोटेन्यूज कौन है, ओ एन। तो एम एन इक्वल टू, व्हाट इज एम एन, इक्वल टू ओ एन साइन डेल्टा, करेक्ट। व्हाट इज एम एन, क्या था, एम एन कौन है, एम एन, डी। जो फाइंड करना है वही है, क्या फाइंड करना है, शिफ्ट। तो एम एन क्या है, डी, बराबर क्या है, डी है, क्या है, डी है। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का 100%। ओ एम, व्हाट इज ओ एम, हाइपोटेन्यूज, पता है क्या हमको, नहीं, हमको क्या पता है, थिकनेस नहीं भी पता है तो वर्नियर कैलिपर या मीटर स्केल लगा के आप मेजर कर सकते हो। और इक्वेशन में क्या था, सेकार, व्हाट इज सेक, 1 अपॉन कॉस। तो ये छोटे छोटे हिंट्स है फॉर्मूला में, 1 अपॉन कॉस, मतलब अगला स्टेप क्या होगा, कॉस लो, कॉस का क्या लो, कॉस ऑफ आर। आर कौन से ट्राइंगल में था, ओ पी एम, आर कौन से ट्राइंगल में है, ओ पी एम। तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी एम, तो फ्रॉम ट्राइंगल, ये डी आ गया, डी में क्या लिखा हमने, एम एन क्या है, डी है, डी क्या है, ओ एम साइन डेल्टा। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। 1 तो हो गया ना, तो इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक क्लियर, पक्का, राइट। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल था, ओ पी एम, बराबर ना, ओपीएम, बराबर बोल रहा हूँ ना, ओपीएम। व्हाट इज कॉस आर, एडजेसेंट साइड, OM, इसका एडजेसेंट कौन है, OM है क्या, एडजेसेंट कौन है आर का, OP। तो एडजेसेंट साइड OP अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, OM। यहाँ तक क्लियर, पक्का 100% श्योर। तो देयरफॉर व्हाट इज OM फ्रॉम हियर, जल्दी बताओ, OP अपॉन कॉस आर। लेकिन ये OP कौन है, थिकनेस, एग्जैक्टली दिस इज थिकनेस T। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, T, और 1 अपॉन का कॉस आर कौन होता है, सेक। इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, क्या मिलेगा आपको, D इक्वल टू OM क्या है, T सेक R, बराबर, और साइन डेल्टा, बट डेल्टा क्या था, I माइनस R, बट डेल्टा इक्वल टू I माइनस R, therefore D इक्वल टू T सेक R साइन ऑफ I माइनस R। ये हो गया आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला रेडी। यहाँ तक क्लियर। मैं वापस एक बार स्टेप्स बताता हूँ, स्टेप्स पे ध्यान दो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ तक क्लियर, सर। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है, ray of light always travels in a straight line in a homogeneous and isotropic medium. Good. अब हमारे पास था एक स्ट्रेट लाइन। नाउ अगर यहाँ पे एक मीडियम होता, इफ देयर इज सम मीडियम हियर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में द रे विल बेंड, क्यों, बिकॉज रे इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब रे ऑफ लाइट अगर रेयर से डेंसर जाएगा, इफ द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो सबसे पहले हमको क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्मल। तो यू हैव टू शो नॉर्मल हियर, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लो, करेक्ट। तो नाउ द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ तक क्लियर, गुड। देन सेकेंड सरफेस पे क्या हुआ, सेकेंड सरफेस पे द रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसका मतलब एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट डायरेक्शन। ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है? डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ तक क्लियर? इस पॉइंट को नाम दे दिया O, इसको बोल दिया P, इसको बोल दिया M। एंड अगर हमको शिफ्ट फाइंड करना है, शिफ्ट मतलब जो एमर्जेंट रे है, इधर ध्यान, यहाँ पे राइट, जो एमर्जेंट रे है आपके पास, एमर्जेंट रे और इंसिडेंट डायरेक्शन में जितना भी डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलोगे? शिफ्ट डी, लैटरल शिफ्ट डी। और इस पॉइंट को क्या बोला हमने? एन। यहाँ तक क्लियर? श्योर श्योर? 100%? अब हमको फाइंड क्या करना है? क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? लैटरल शिफ्ट। तो लैटरल शिफ्ट कैसे फाइंड करोगे? हाउ विल यू फाइंड आउट लैटरल शिफ्ट? कैसे फाइंड करेंगे? लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला याद है क्या? B इक्वल टू T सेकार साइन ऑफ I माइनस R। तो सारे के सारे हिंट्स इसी फॉर्मूला के अंदर है। सबसे पहले इफ यू सी कि यहाँ पे साइन है और I माइनस R है, ये एंगल I है, तो टोटल एंगल ये कितना आएगा? I। तो व्हाट डू यू सी? I इज इक्वल टू क्या दिखता है? R प्लस डेल्टा। तो डेल्टा क्या है? I माइनस R। इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि फॉर्मूला में क्या था? साइन ऑफ I माइनस R, बट व्हाट इज I माइनस R? डेल्टा। तो डेल्टा कौन से ट्राइंगल में? वो देखो कौन से ट्राइंगल में है? OMN। तो इस ट्राइंगल से, फ्रॉम ट्राइंगल OMN यू विल टेक साइन डेल्टा। व्हाट इज साइन? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन है? MN अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो MN अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है? OM। देयरफॉर MN इक्वल टू OM साइन डेल्टा। यहाँ तक क्लियर? बट MN क्या है? D। D इक्वल टू OM साइन डेल्टा। डेल्टा को यहीं पे I माइनस R लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ OM नहीं पता, लेकिन फॉर्मूला में क्या था? सेक आर। सेक मतलब 1 अपॉन कॉस। कॉस आर। आर कौन से ट्राइंगल में है? OPM में। किसमें है? OPM में। तो फ्रॉम ट्राइंगल OPM you have cos R. What is cos R? Adjacent side. कौन है adjacent? OP upon hypotenuse OM. Therefore OM क्या आ गया? OP upon cos R. OP क्या है? thickness. 1 upon cos R मतलब क्या? sec R. इक्वेशन नंबर, ये कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 D equal to OM, but what is OM? T sec R into sin of I minus R। हो गया प्रूफ? याद रहेगा 100%? अब फॉर सरप्राइज आपको ये डेरिवेशन एक्सपेक्टेड ही नहीं है। वेट, लिसन 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 लिसन, वेट अ मिनट। आपको टेक्स्ट बुक में एक बार वेरीफाई करना, सिर्फ एक लाइन में बताया है लैटरल शिफ्ट इज गिवन बाय दिस। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक का नाम क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, पूरा का पूरा ज्योमेट्री यूज कर रहे हो। तो अगर टेस्ट में आता है तो मैं इसका डेरिवेशन 2 मार्क के लिए पूछूंगा। यहाँ तक क्लियर? पक्का? नाउ सिंस वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, हम नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे।